मैं इस नॉवेल का नंबर 1 अल्टीमेट विलेन हूं। मजे की बात यह है कि फीमेल लीड मेरे 2 बच्चों की मां भी बन चुकी है, लेकिन मेल लीड ने अभी तक एंट्री तक नहीं मारी। हर दिन मैं अपने पैसे से भरे वॉल्ट में बैठा रहता हूं। इतना बोर हो चुका हूं कि कभी कभी पैसे गिनते गिनते ही नींद आने लगती है। सच कहूं तो मेरे सिर्फ 3 शौक हैं: पैसे से प्यार करना, खूबसूरती का दीवाना होना और खास तौर पर खूबसूरत औरतों पर फिदा होना। वैसे मैं हमेशा घमंडी और दबंग टाइप का इंसान रहा हूं। अगर कोई मुझे जरा भी परेशान करे तो मैं सीधा उसकी फैमिली कंपनी खरीद लेता हूं और आराम से उसे दिवालिया कर देता हूं। मेरी जिंदगी का उसूल बहुत सीधा है। मेरी खुशी हमेशा दूसरों के दुख पर खड़ी होनी चाहिए। ओरिजिनल कहानी के मुताबिक मेल लीड एक दिन राजा की तरह वापस आएगा और फीमेल लीड की कंपनी मेरे हाथों से छीन लेगा। फिर अपने प्रोटैगोनिस्ट प्लॉट आर्मर के दम पर मेरी थॉर्न फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। हालत ऐसी हो जाएगी कि मेरे पास पहनने के लिए पैंट तक नहीं बचेगी। आखिर में मेरी एक टांग खराब हो जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी और मैं गलियों में भटकता फिरूंगा। फिर 10 से ज्यादा भिखारी मिलकर मुझे इतना पीटेंगे कि सीधा परलोक पहुंच जाऊंगा। इतना दुखद अंत की सोचकर भी अजीब लगे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं जाग चुका हूं और मुझे पूरी कहानी के सारे प्लॉट स्पॉइलर याद हैं। जब तक मैं फीमेल लीड को नहीं छूता, कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। मेल लीड को मैदान में उतरने का मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन परेशानी यह है कि करोड़ों अरबों की संपत्ति होने के बाद भी जिंदगी बहुत अकेली लगती है। हर सुबह मैं 500 वर्ग मीटर के गोल्ड प्लेटेड बेड पर उठता हूं। धूप कमरे में आती है, शैंपेन अपने आप खुल जाती है और बॉडीगार्ड लाइन लगाकर झुकते हैं। गुड मॉर्निंग चेयरमैन थॉर्न। फिर भी मेरा दिल सूखी मछली की तरह खाली रहता था। मैं पूरे दिन शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करता रहता। फिर एक दिन न्यूज ब्रॉडकास्ट में सब बदल गया। टीवी स्क्रीन पर एक झलक दिखाई दी। स्क्रीन पर सेराफिना वैंस सफेद रंग की शानदार ड्रेस पहने खड़ी थी। उसकी आंखें तलवार जैसी ठंडी थीं, लाल होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर खड़ी थी और उसकी बॉस वाली मौजूदगी इतनी जबरदस्त थी कि लगता था जैसे वह सब पर छा गई हो। मैंने तुरंत निगलते हुए उसकी तरफ देखा। वाकई फीमेल लीड कहलाने लायक थी। ये खूबसूरती, ये अंदाज, बिल्कुल चलती फिरती हार्मोन मशीन। तभी मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। जब मुझे पूरी कहानी पहले से पता है और मेरे पास ट्रांसमाइग्रेटर की ताकत भी है, तो फिर फीमेल लीड पर सबसे पहले हाथ क्यों ना मारूं? वैसे भी मेल लीड शायद अभी विदेश में कहीं सूखा राशन खा रहा होगा। उसे कुचलना चींटी कुचलने से भी आसान होगा। सोचना था और काम शुरू हो गया। मैंने तुरंत थॉर्न कॉरपोरेशन की पूरी ताकत लगाकर वैंस फैमिली के ग्रुप पर हमला बोल दिया। उनकी सप्लाई चेन काट दी, उनके सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को अपनी तरफ खींच लिया और उनका मार्केट शेयर भी साफ कर दिया। इस जबरदस्त कॉम्बो ने पूरे शहर को हिला दिया। सेराफिना चाहे जितनी टैलेंटेड हो या जितनी काबिल हो, शुद्ध पूंजीवाद के पहियों के सामने टिक नहीं सकी। कुछ ही समय बाद वह मेरे ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी नजरें तेज थीं, लेकिन थकान छिप नहीं रही थी और इसी तरह वह मेरी औरत बन गई। जितना ज्यादा मैं उसके साथ रहा, उतना ही ज्यादा उसके बारे में जानने की इच्छा बढ़ती गई और जितना जानता गया, उतना ही उसके पीछे पागल होता गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेल लीड अभी तक नहीं आया। शुरुआत में मुझे डर था कि कहीं कहानी मुझे सजा न दे दे। फिर डर की जगह उत्साह ने ले ली और धीरे धीरे मैं पूरी तरह बेफिक्र हो गया। फीमेल लीड मेरे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी और फिर भी मेल लीड का कोई नामो निशान नहीं था। आखिर वो है कहां? क्या सिस्टम में कोई बग आ गया है? आज सुबह मेरे भरोसेमंद असिस्टेंट का फोन आया। उसकी आवाज इतनी उत्साहित थी कि लगभग फटने वाली थी। चेयरमैन, हम उसे ढूंढ चुके हैं। जिस आदमी को आप खोज रहे थे वो आखिरकार सामने आ गया है। मैं तुरंत बिस्तर से उठ बैठा। जल्दी बोल। आज सुबह वैंस ग्रुप बॉडीगार्ड भर्ती कर रहा था। भीड़ में एक आदमी बाकी सबसे अलग दिख रहा था। उसकी सारी जानकारी आपके बताए हुए विवरण से मिलती है। उसका नाम केडन क्रॉस है। 18 साल की उम्र से पहले वो क्रॉस फैमिली का दूसरा युवा मालिक था। फैमिली खत्म होने के बाद वो 8 साल तक विदेश में भाड़े का सैनिक रहा और इसी साल वापस लौटा है।
जब उसकी फोटो मेरे पास भेजी गई तो मेरी आंखें फैल गईं। तलवार जैसी भौहें, ठंडी और तेज नजरें, धारदार जबड़ा और पूरे शरीर से निकलता हुआ खतरनाक आभा मंडल, बिल्कुल किताबों वाला। परफेक्ट मेल लीड। उसका नाम भी ऐसा था जैसे किसी बड़े रिवेंज स्टोरी के हीरो का हो। मैं तुरंत गाड़ी लेकर वैंस कॉरपोरेशन पहुंच गया। मुझे देखते ही सेराफीना ने भौहें सिकोड़ लीं। तुम फिर यहां क्या करने आए हो? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि बर्फ जमा दे। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर गई थी। उसका सफेद बिजनेस सूट उसके फिगर पर बिल्कुल फिट बैठता था। बस एक नजर डालते ही मेरा गला सूख गया। मैंने आराम से अपना चश्मा ऊपर किया और होठों पर हल्की मुस्कान ला दी। वो इतनी नाराज हुई कि उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत एक फाइल उठाकर खुद को ढक लिया और पीछे हटते हुए कूड़ादान से टकरा गई। मैंने एक हाथ उसकी मेज पर रखा और उसके करीब झुक गया। जैस्मिन की खुशबू और उसका गुस्सा दोनों एक साथ मेरे चेहरे तक पहुंचे। डर किस बात का है? मैं तो बस अपने 2 नन्हे शैतानों की मां से मिलने आया हूं। मैंने पेन से धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई। उसकी चिकनी त्वचा पर हल्का सा निशान रह गया। इतना हक भी नहीं है मुझे? उसने होंठ काटे और घूरते हुए कहा, सपने देखते रहो। मैंने तुम्हें 2 बच्चे दिए हैं, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं हल्का सा हंसा। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार कर लूंगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। मैं उसके कान के पास झुका और धीमी आवाज में बोला, सुवेंस, तुम नहीं चाहोगी कि वैंस ग्रुप कल दिवालिया हो जाए, है ना? उसके कान तुरंत लाल हो गए। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन अब विरोध करना बंद कर दिया था। उसके शब्द अब भी जिद्दी थे, लेकिन उन्हें सुनकर मुझे बस आंखें घुमाने का मन हुआ। फिर भी मैं काफी संतुष्ट था। सब कुछ मेरे कंट्रोल में होने का एहसास वाकई अलग ही था। फाइलें और दस्तावेज पूरे कमरे में बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग तक हिल गई हो। करीब दोपहर होने वाली थी जब मैं आराम से उसके ऑफिस से बाहर निकला। जैसे ही दरवाजे से बाहर आया, मेरे बॉडीगार्ड्स ने वैंस कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी टीम को एक कोने में रोक रखा था। भीड़ के बीच नए भर्ती हुए सिक्योरिटी गार्ड्स साफ नजर आ रहे थे। केडन क्रॉस। मैंने उसकी तरफ देखा और होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बेचारा, आखिरकार खेल शुरू हो चुका था। लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ कदम उठाए तो? मैंने एक पल सोचा, फिर हंस पड़ा। मैं इस कहानी का पागलपन की हद तक खतरनाक विलेन हूं। मुझे डर किस बात का होना चाहिए? घर लौटते ही मैंने 2 रिटायर्ड स्पेशल एजेंट्स को उसके पीछे 24 घंटे निगरानी के लिए लगा दिया। दोपहर में मैं सोच ही रहा था कि मेल लीड को कैसे संभालना है कि तभी नर्सरी से रोने की आवाज आई। मैं अंदर पहुंचा तो नैनी घबराई हुई खड़ी थी। पता चला कि मेरी 2 साल की बड़ी बेटी चुपके से अपने 6 महीने के छोटे भाई को छेड़ रही थी। बेचारा बच्चा डर गया और रोने लगा। उसे रोता देखकर मेरी बेटी भी घबरा गई। मैं उसके पास बैठा और उसके आंसू पोंछे। उसकी भीगी हुई पलकों ने हल्का सा झपकते हुए मेरी तरफ देखा। फिर वह सीधे मेरी गोद में आ गई। अपनी मीठी सी आवाज में उसने कहा, डैडा। मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार से समझाया। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। उधर नैनी ने छोटे बच्चे को भी शांत कर दिया। दोनों भाई बहन साथ साथ लेटे हुए धीरे धीरे सो गए। उनके छोटे छोटे गुलाबी चेहरे बेहद प्यारे लग रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। क्या यही उस सबसे खतरनाक विलेन की जिंदगी है जो किसी भी हद तक जा सकता है? शायद किसी ने कभी ये नियम नहीं बनाया कि विलेन पिता नहीं बन सकते। जन्म से ही इन दोनों बच्चों को मां का पूरा साथ नहीं मिल पाया। सेराफीना हफ्ते में सिर्फ 3 बार आती है और लगभग हर बार हमारे बीच टकराव हो जाता है। धीरे धीरे उसने आना भी कम कर दिया। बच्चों को सोते हुए देखकर अचानक मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। मैंने प्यार से उन्हें ढक दिया और बाहर निकलने लगा। तभी एक नया मैसेज आया। केडन क्रॉस ने आखिरकार कदम उठा लिया था। कल रात एक कॉकटेल पार्टी में उसने सबके सामने सेराफीना को कुछ बदतमीज अमीर लड़कों से बचाया था। आखिरकार कुछ दिलचस्प देखने को मिला। मेरे प्यारे मेल लीड, लगता है तुम गलत कहानी में आ गए हो। उसने सिर्फ स्टर्लिंग फैमिली की उत्तराधिकारी अलोरा स्टर्लिंग की मदद नहीं की थी,
बल्कि सेराफीना की भी रक्षा की थी। मौके पर उसने कुछ दमदार बातें भी कहीं, जिससे पूरा माहौल उसकी तरफ हो गया। बिल्कुल क्लासिक मेल लीड, अभी एंट्री हुई नहीं और पहले ही दो खूबसूरत महिलाओं के बीच हीरो बन गया। इसे कोई हीरो वाली एंट्री कहेगा, लेकिन मुझे तो यह किसी हरम स्टोरी की शुरुआत लग रही थी। बाद में एक महिला पुलिस अधिकारी उसे पूछताछ के लिए स्टेशन ले गई। सीसीटीवी फुटेज में उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें मोड़ रखी थीं। उसकी मजबूत और तराशी हुई बाहें साफ दिखाई दे रही थीं। एक नजर में समझ आ जाता था कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कुछ नशे में धुत अमीर लड़के सेराफीना और अलोरा को परेशान करने लगे। केडन क्रॉस ने एक शब्द तक नहीं कहा, उसने सीधे एक लड़के को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। अब मामला और मजेदार हो रहा था। मैंने रेड वाइन का घूंट लिया और मॉनिटर पर नजरें टिकाए रखा। सेराफीना शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी हुई घबराहट साफ नजर आ रही थी। आज उसने शैंपेन रंग की ड्रेस पहन रखी थी, उसकी सांसें तेज थीं और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। केडन क्रॉस उसके सामने दीवार की तरह खड़ा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। शायद उसे लगता था कि इससे वह उसका दिल जीत लेगा। वैसे 8 साल विदेश में भाड़े का सैनिक रहने के बाद शायद उसने इतनी खूबसूरत महिलाओं को एक साथ कभी नहीं देखा होगा। चेयरमैन, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? मेरे असिस्टेंट ने इशारे से पूछा कि क्या केडन क्रॉस को रास्ते से हटाना है। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वाइन ग्लास मेरी उंगलियों के बीच धीरे धीरे घूम रहा था। जल्दी क्या है? पहले मैं देखना चाहता हूं कि मेल लीड की प्रतिक्रिया क्या होगी। जब उसे पता चलेगा कि यह बर्फ जैसी ठंडी खूबसूरती 2 बच्चों की मां है, तब उसके चेहरे का रंग देखने लायक होगा। यह सोचकर मैं हंस पड़ा। फिर मैंने टैबलेट खोलकर स्टर्लिंग फैमिली की उत्तराधिकारी की फाइल देखनी शुरू की। आखिर मेरे जैसा विलेन मेल लीड को इतनी आसानी से सब कुछ कैसे पाने देगा? टैबलेट बंद करते वक्त मेरी नजर नाइट विजन बेबी मॉनिटर पर पड़ी। मेरी बेटी पूरे ध्यान से अपने छोटे भाई का पैर उसके मुंह की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसका गंभीर और प्यारा चेहरा देखकर मेरा दिल फिर से पिघल गया। मेरा मूड भी अचानक नरम पड़ गया। आज सेराफीना बहुत देर से घर लौटी। मार्बल के फर्श पर उसकी हाई हील्स की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। आवाज में वही थकान थी जो उसके चेहरे पर दिखती थी। बच्चे सो चुके हैं, उसने बिना किसी भाव के कहा। मैंने बस सिर हिला दिया और उसे नर्सरी की तरफ जाते देखा। ये दोनों बच्चे मेरे पुराने फैसलों का नतीजा थे। शायद उसकी नजर में ये यादें कभी मिट नहीं सकती थीं, इसीलिए जब भी वह आती, उसके चेहरे पर दूरी और ठंडापन साफ दिखाई देता। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे के पास पहुंचा, उसका पूरा शरीर एकदम से सख्त हो गया। मैं हल्का सा हंसा और उसके पास जाकर बोला, इतनी देर से घर आना अच्छी बात नहीं है। सेराफीना ने घबराकर इधर उधर देखा। धीरे बोलो, बच्चे जाग जाएंगे। हम दोनों के बीच हमेशा की तरह तनाव भरी बातचीत हुई। इसके बाद हम वहां से चले गए। अगली सुबह मैं सामान्य से थोड़ा ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, मेरे असिस्टेंट की 3 नई रिपोर्ट्स सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक बयान देने के बाद केडन क्रॉस सीधे शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक पुराने मार्शल आर्ट्स डोजो पहुंचा था। उस जगह का मालिक पहले स्पेशल फोर्सेस में रह चुका था और कभी क्रॉस फैमिली का बॉडीगार्ड भी था। यह जानकारी दिलचस्प थी। मैं नर्सरी की तरफ गया। मेरी बेटी अपने छोटे भाई के पास खेल रही थी। मुझे देखते ही वह खुशी से मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसे गोद में उठा लिया और अपने बेटे को भी देखा, जो अभी गहरी नींद में था। दोनों बच्चों को देखकर मुझे राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ कहानी का घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था। मिली हुई जानकारी के अनुसार सेराफीना और केडन क्रॉस एक उपनगरीय विला में पहुंचे थे। मैंने पहले से एक योजना बना रखी थी, लेकिन जब मैं अपने लोगों के साथ वहां पहुंचा तो सामने का दृश्य बिल्कुल अलग निकला। कमरे में केडन क्रॉस और उसका साथी मौजूद थे। सेराफीना एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दी। बल्थाजार, उसकी आवाज कांप रही थी। केडन क्रॉस ने तनाव भरी आवाज में पूछा, तुम यहां तक कैसे पहुंचे? मैं शांत भाव से कमरे के अंदर आया।
मेरे लोग पहले ही पूरे विला को घेर चुके थे। मैं बैठ गया और सामने का दृश्य देखने लगा। तो ये सब क्या चल रहा है? मेरे सवाल पर केडन का चेहरा बदल गया। उसने सेराफीना को अपने नियंत्रण में रखते हुए मुझे पीछे हटने की चेतावनी दी। कमरे का माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया, लेकिन आखिरकार हालात मेरे नियंत्रण में आ गए। सेराफीना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केडन क्रॉस और उसका साथी भी पकड़ लिए गए। खतरा टलने के बाद सेराफीना की सारी हिम्मत जैसे टूट गई। वह लगातार कांप रही थी। मुझे पता था तुम आओगे, उसकी आवाज भर्रा गई थी। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें पहले से पता था कि केडन क्रॉस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, है ना? मैं कुछ पल चुप रहा। मेरे पास उस सवाल का आसान जवाब नहीं था। मेरे लोग आसपास की स्थिति संभाल रहे थे और पूरे इलाके को सुरक्षित बना रहे थे। मैंने आखिर कहा, चलो पहले घर चलते हैं। मैंने उसकी चोटों की जांच करवाई और उसे संभाल कर बाहर ले गया। वह अभी भी सदमे में थी। मेरे बॉडीगार्ड्स ने चुपचाप हमारे लिए रास्ता खाली कर दिया और हम वहां से निकल गए। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। क्या मेल लीड को न्याय और ईमानदारी का प्रतीक नहीं होना चाहिए? थोड़ा बहुत फ्लर्ट करने वाला हो तो अलग बात है, लेकिन अपहरण करके धमकी देना और पैसे ऐंठने की कोशिश करना, सच कहूं तो उसकी हरकतें देखकर मुझे जैसे एक प्रोफेशनल विलेन को भी शर्म आने लगी। ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को दबाता हूं, लेकिन इतने घटिया तरीके मैंने भी कभी नहीं अपनाए। शहर लौटते समय सेराफीना ने आखिरकार पूरी कहानी बता दी। केडन क्रॉस उसे मजबूर कर रहा था कि वह वैंस ग्रुप के सारे शेयर उसके नाम कर दे। तभी पता चला कि 9 साल पहले क्रॉस फैमिली की बर्बादी के पीछे वैंस फैमिली का हाथ था। उन्हें धीरे धीरे ऐसे हालात में धकेला गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। केडन सिर्फ अपना बदला लेने वापस आया था। ओल्ड मैन वैंस ने मरने से पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था, इसलिए सेराफीना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। कुछ देर बात करने के बाद वह चुपचाप मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। उसी समय मेरे दिमाग में जैसे कोई क्लिक हुआ। तो केडन क्रॉस असली मेल लीड था ही नहीं, वह सिर्फ बदले की आग में जीने वाला एक किरदार था। अचानक मेरे मन में एक अजीब ख्याल आया। 80% संभावना थी कि वह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था जिसे असली लीड्स की कहानी आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। पूरी घटना किसी साइड मिशन जैसी लग रही थी। ऐसा मिशन जिसमें असली मेल लीड एंट्री मारता, अपनी ताकत दिखाता और हीरो बन जाता। लेकिन असली सवाल यही था, आखिर असली मेल लीड है कौन और अभी तक सामने क्यों नहीं आया? रात के 3 बजे मेरे असिस्टेंट ने रिपोर्ट भेजी। क्रॉस फैमिली के बचे हुए सभी लोगों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। मैं स्क्रीन को देखता रहा। उसी समय सेराफीना पीछे से आकर मुझसे लिपट गई। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन के पास छिपा लिया और सबसे मजेदार बात यह थी कि वह दोनों बच्चों को भी हमारे कमरे में ले आई थी। कुछ पल के लिए मैं खो सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम सचमुच 4 लोगों का एक परिवार हों। कुछ ही दिनों में केडन क्रॉस की मौत बड़ी खबर बन गई। क्रॉस फैमिली का दूसरा युवा मालिक दुर्घटना में मारा गया। गैंग हिंसा की आशंका। मैं अपने ऑफिस में बैठा था और अनजाने में उंगलियां मेज पर थपथपा रहा था। इन दिनों सेराफीना का व्यवहार काफी बदल गया था। वह रोज काम खत्म होते ही जल्दी घर लौट आती और पूरा समय बच्चों के साथ बिताती। उसका यह बदलाव मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो असली मेल लीड अभी तक सामने भी नहीं आया था। एक विलेन होने के नाते मुझे किसी के लिए नरम नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं खुद को उसके और करीब महसूस करने लगा था। फिर एक बरसाती रात सब कुछ बदल गया। मैं खिड़की के पास खड़ा था। मेरी गोद में मेरा छोटा बेटा सो रहा था। सामने शहर की रोशनियां तारों जैसी चमक रही थीं। तभी सेराफीना कमरे में दाखिल हुई। उसके बालों पर अब भी बारिश की बूंदें थीं। उसके हाथ में स्टर्लिंग फैमिली द्वारा आयोजित चैरिटी गाला का निमंत्रण पत्र था। उसने कार्ड कॉफी टेबल पर रख दिया। मैंने सहजता से पूछा, आज अलोरा स्टर्लिंग से मुलाकात हुई थी? तौलिया से बाल सुखाते हुए उसका हाथ एक पल को रुक गया। दोपहर में स्पा में मिली थी, उसने सामान्य आवाज में जवाब दिया। मैंने बेटे को थपकी देते हुए नाम दोहराया, अलोरा स्टर्लिंग। तुरंत उसने ऐसी नजरों से मुझे देखा जैसे वहीं खत्म कर देना चाहती हो। शाम को मैं उसके साथ गाला में पहुंचा, लेकिन अंदर घुसते ही जो दृश्य देखा उसने मुझे चौंका दिया। लॉर्ड स्टर्लिंग
जो कथित तौर पर गंभीर बीमारी से बिस्तर पर पड़े थे, मंच पर खड़े होकर जोशीला भाषण दे रहे थे। मैंने भौहें सिकोड़कर अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। वह तुरंत झुककर बोला, सुना है किसी युवा डॉक्टर ने उनकी जान बचा ली। लोग कह रहे हैं उसकी मेडिकल स्किल्स चमत्कार जैसी हैं। मैंने धीरे से गाली दी। मुझे इसकी खबर अब क्यों मिल रही है? असिस्टेंट ने तुरंत माफी मांग ली। मैं मंच पर खड़े स्वस्थ दिख रहे लॉर्ड स्टर्लिंग को देखता रहा। उसी समय अलोरा स्टर्लिंग एक युवक को लेकर मंच पर पहुंची। उसकी चाल सीधी और आत्मविश्वास से भरी थी। चेहरा तराशे हुए पत्थर जैसा तेज, होठों पर हल्की मुस्कान। उसके पूरे व्यक्तित्व से प्रोटैगोनिस्ट वाली आभा निकल रही थी। लॉर्ड स्टर्लिंग की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। अब मैं अपने जीवन रक्षक से आपका परिचय कराना चाहता हूं। उस दिन मैं अस्पताल से बाहर निकला था और सड़क पर लगभग गिर पड़ा था। सौभाग्य से ये युवा डॉक्टर वहां मौजूद थे और इन्होंने मेरी जान बचा ली। पूरा हॉल उस युवक की तरफ देखने लगा। उसका सूट थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने हल्का सा सिर झुकाया। एज्योर माउंटेन के मिस्टिक पिनेकल सेक्ट का शिष्य। मेरा नाम जेफर ब्लैकवुड है। मेरे हाथ से लगभग शैंपेन गिर ही गई। हे भगवान, सिर्फ नाम सुनते ही ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा मुख्य किरदार सामने खड़ा हो, केडन क्रॉस से भी हजारों गुना ज्यादा। क्या यही असली मेल लीड है? मेरे चेहरे का रंग बदलता देखकर सेराफीना ने चुपके से मुझे चुटकी काटी। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन मेरी नजरें लगातार जेफर ब्लैकवुड पर टिकी हुई थीं। वह मुस्कुराते हुए सबकी शुभकामनाएं स्वीकार कर रहा था। उसकी नजरें पूरे हॉल में घूमी, कुछ पल के लिए सेराफीना पर रुकीं, फिर सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। जेफर ब्लैकवुड भीड़ के बीच ऐसे चल रहा था जैसे कोई राजा अपने राज्य में घूम रहा हो। तभी एक अमीर महिला उसके पास पहुंची। डिवाइन डॉक्टर, मेरे दादाजी भी गंभीर रूप से बीमार हैं। क्या आप उन्हें देख सकते हैं? जेफर ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। डॉक्टर का काम लोगों की मदद करना है। मैं कभी भी उन्हें देख सकता हूं। मैं समझ गया कि अब मेरी बारी आ चुकी है। मैंने मुस्कुराते हुए अपना वाइन ग्लास उठाया और आगे बढ़ गया। डिवाइन डॉक्टर, आपके बारे में बहुत सुना है। एक बात पूछ सकता हूं? क्या आपके पास मेडिकल लाइसेंस है? वह हल्का सा हंसा, फिर अपनी जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी किताब निकाली। एज्योर माउंटेन के मिस्टिक पिनेकल सेक्ट का 36वां शिष्य होना क्या काफी नहीं है? मैंने ठुड्डी उठाई और पास खड़ी उस अमीर महिला की तरफ मुड़ गया। इतना दिमाग लगाकर सोचो, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिर्फ इसलिए कि इसने कुछ बड़ी बड़ी बातें कर दी तो मान लोगे कि ये कोई दिव्य डॉक्टर है? अगर इलाज करते करते किसी को मार डाले तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और अपनी क्लासिक विलेन वाली मुस्कान दिखाई। बताइए सब लोग, क्या मैं गलत कह रहा हूं? पूरा माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। जेफर ब्लैकवुड का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर थॉर्न, क्या आप मिस्टिक पिनेकल सेक्ट की विरासत पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने उंगली हिलाते हुए कहा। मैं तो सिर्फ देश की रेगुलेटरी व्यवस्था पर भरोसा करता हूं। अगर आप इतने ही महान हैं तो परीक्षा देकर लाइसेंस ले लीजिए। इसमें मुश्किल क्या है? मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट जेफर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में अजीब सा आत्मविश्वास था। मिस्टर थॉर्न की बात सही है। उसने सम्मान से हाथ जोड़ दिए। मैं कल ही परीक्षा के लिए आवेदन कर दूंगा। उसका जवाब सुनकर मैं भी कुछ पल के लिए चौंक गया। आमतौर पर ऐसी कहानियों में इस समय उसे कोई चमत्कार दिखाना चाहिए था और मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड पहले तक वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। अब उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और नाक मुंह से काला खून बह रहा था। पूरा हॉल हड़कंप में आ गया। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। जेफर ब्लैकवुड के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने मेरी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। एक झटके में उसने चांदी की कई सुइयां निकाल लीं। झूमरों की रोशनी में वे चमक उठीं। सब लोग पीछे हटो। उसने बूढ़े आदमी की नब्ज जांची, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। उसने तुरंत एक्यूपंक्चर शुरू कर दिया।
उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि लोगों को साफ दिखाई तक नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वह अपना इलाज पूरा करने वाला था, धड़ाम, हॉल का दरवाजा जोर से खुल गया। हमें यहां अवैध चिकित्सा की सूचना मिली है। पुलिस अंदर घुस आई। हालात और भी ज्यादा अराजक हो गए। पैरामेडिक्स तुरंत मरीज को स्ट्रेचर पर ले गए। 3 पुलिस अधिकारी जेफर ब्लैकवुड के पास पहुंच गए। उसका चेहरा काले बादल जैसा हो गया। वह समझाने ही वाला था कि वह किसी की जान बचा रहा है, लेकिन एक सवाल ने उसे पूरी तरह रोक दिया। कृपया अपना मेडिकल लाइसेंस दिखाइए। उसकी आवाज गले में अटक गई। अलोरा स्टर्लिंग घबराकर आगे बढ़ी, लेकिन लॉर्ड स्टर्लिंग ने तुरंत उसे रोक लिया। क्या तुम चाहती हो कि हमारी और बेइज्जती हो? मैं भीड़ के किनारे खड़ा था। सेराफीना मेरे पास थी। मैं आराम से पूरा तमाशा देख रहा था। तभी स्ट्रेचर पर पड़ा बूढ़ा आदमी अचानक अजीब आवाज निकालने लगा। सुइयों वाली जगहों से काला खून और गाढ़ा तरल बाहर निकलने लगा। जेफर ब्लैकवुड का चेहरा एकदम बदल गया। वह झटके से आगे बढ़ा और सारी सुइयां निकाल दी। ये क्या हो रहा है? अल्लोरा ने घबराकर पूछा। चुप रहो। जेफर ने दांत भींच लिए। उसके माथे पर नसें उभर आईं। फिर उसने अचानक मेरी तरफ देखा। क्या ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की नजर तुरंत मेरी तरफ घूम गई। मैंने आराम से अपने कफ ठीक किए। कमाल है, मरीज की हालत बिगड़ गई और आरोप मुझ पर लग रहा है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बूढ़े आदमी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। घावों से बदबूदार काला तरल निकलने लगा। जेफर ने तुरंत जेब से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें से लाल रंग की गोली निकालकर उसने बूढ़े आदमी के मुंह में डाल दी। रुको! एक नर्स चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद बूढ़े आदमी की त्वचा के नीचे खून की नसें मकड़ी के जाल जैसी फैल गईं। अगले ही पल उसकी हालत और बिगड़ गई। वो मर गया! एक महिला मेहमान चीखी और वहीं बेहोश हो गई। पुलिस ने तुरंत जेफर ब्लैकवुड को पकड़ लिया। उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया जा रहा था, लेकिन जाते जाते भी उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। जहरीले सांप जैसी आंखें। ये सब तुमने किया है ना? उसने घूरते हुए कहा। सेराफीना धीरे से मेरे कान के पास बोली, क्या सच में तुम्हारा हाथ है इसमें? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी कमर पर हाथ रखकर हल्का सा दबाया। मैं तो सोच रहा था कि यह किसी महान दिव्य डॉक्टर की शानदार शुरुआत होगी, लेकिन उसने तो पहले ही मोड़ पर मुंह के बल गिरकर सब खत्म कर दिया। मेरी वकीलों की टीम ने केस को तेजी से आगे बढ़ाया। अवैध चिकित्सा और मौत के मामले में फैसला रिकॉर्ड समय में आ गया। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। फर्जी डॉक्टर को घातक लापरवाही के मामले में सजा। आरोपी जेफर ब्लैकवुड को आज दंडित किया गया। स्क्रीन पर कोर्ट का दृश्य दिखाई दे रहा था। जेफर को बाहर ले जाया जा रहा था। पीड़ित परिवार के लोग उसे गालियां दे रहे थे। मेरे असिस्टेंट का मैसेज आया, टारगेट कंफर्म्ड, मामला खत्म। मैंने वाइन की बोतल खोली और कुर्सी पर बैठ गया। दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर असली मेल लीड है कौन? लेकिन इससे पहले कि मैं और सोच पाता, विटमोर फैमिली से जुड़ी नई खबर आ गई। आज विटमोर फैमिली के 70वें जन्मदिन समारोह में उनके घर के दामाद ड्रैकनवेल भी मौजूद थे। बाकी दामाद महंगे तोहफों के ढेर लेकर पहुंचे, जिनकी खूब तारीफ हुई, लेकिन ड्रैकनवेल खाली हाथ आया। उसने कहा कि वह मौके पर ही अपना उपहार देगा। फिर उसने ब्रश उठाया और 4 शब्द लिखे, हेवन रिवॉर्ड्स द डिलिजेंट। मेहमानों ने उसे देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सब उसे सस्ता दिखावा करने वाला गमवार कह रहे थे। पेट्रियार्क विटमोर इतना नाराज हुआ कि लगभग बेहोश ही हो गया। जन्मदिन की पार्टी लगभग शोक सभा बनने वाली थी। विटमोर फैमिली के रिश्तेदार उसे बेकार और निकम्मा कहकर कोस रहे थे। और वह क्या कर रहा था? उसने चुपचाप एक झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कागज के टुकड़ों को साफ करने लगा। कुछ नाराज वीआईपी मेहमान आगे बढ़े और ड्रैकनवेल को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वे सब जमीन पर पड़े थे। कोई भी उसका एक वार तक नहीं झेल पाया। पेट्रियार्क विटमोर गुस्से से कांपने लगे। निकम्मे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थॉर्न ग्रुप का अपमान करने की? क्या तुम जीना नहीं चाहते? मेट्रियार्क विटमोर ने उन्हें संभालते हुए चिल्लाकर कहा, ड्रैकनवेल,
अभी के अभी मेहमानों से माफी मांगो। लेकिन ड्रेकनवेल के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा, मेरे लिए थॉर्न फैमिली कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे परिवार के समारोह में आने की भी मुझे जरूरत नहीं थी। वह विटमोर फैमिली के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर साफ अहंकार दिखाई दे रहा था। थॉर्न फैमिली को खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली ही काफी है। उसकी बात सुनते ही विटमोर फैमिली के सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। एक घर जमाई ऐसी बातें कर रहा था। कई बुजुर्ग गुस्से में उसके पास पहुंचे और उसे थप्पड़ मारने लगे। उधर थॉर्न फैमिली के प्रतिनिधि का चेहरा भी सख्त हो गया। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ड्रैकनवेल अचानक ठंडी हंसी हंस पड़ा। अगले ही पल उसके सारे साले जमीन पर पड़े थे। मारपीट हो रही है, मैट्रियार्क विटमोर चीख उठी। ठीक तभी हॉल में मौजूद 10 से ज्यादा लंबे चौड़े आदमी अचानक खड़े हो गए। सबने एक जैसी काली कोट पहन रखी थी। उनकी मौजूदगी ही लोगों को दबाव में डाल रही थी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। थॉर्न फैमिली के लोग कुछ कहते, उससे पहले ही ड्रैकनवेल भौहें सिकोड़कर बोला, तुम लोगों को यहां आने के लिए किसने कहा? निकल जाओ। मैंने आंखें हल्की सिकोड़ लीं। ये बिल्कुल उसी तरह का मेल लीड लग रहा था जिसकी कहानियां सुनी जाती हैं। बाहर वालों के लिए बेहद घमंडी और खतरनाक, लेकिन अपने अपमान करने वाले रिश्तेदारों के सामने पूरी तरह दबा हुआ। दुख से बचना आता है, अशांति से जीना, अपने वफादार लोगों पर रौब झाड़ता है और गलत लोगों के सामने बेबस बन जाता है। उन काले कपड़ों वाले लोगों में से एक आगे आया, रोनन पियर्स। वह एक घुटने पर बैठ गया। वॉरलॉर्ड, सीमा पर हालात बिगड़ रहे हैं। असूरा आर्मी को आपकी जरूरत है। लेकिन ड्रेकनवेल ने थके हुए अंदाज में हाथ हिला दिया। मैं बहुत पहले वो जिंदगी छोड़ चुका हूं। जिस दिन असूरा आर्मी छोड़ी थी, उसी दिन फैसला कर लिया था कि अब उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक सामान्य घर जमाई बनकर जीना चाहता हूं। फिर वह मेहमानों की तरफ मुड़ा। घबराइए मत, ये लोग मुझे वापस ले जाने आए हैं, लेकिन मैं अब खून खराबे से थक चुका हूं। मैं वापस नहीं लौटूंगा। बस मेरी एक छोटी सी विनती है, जब आप यहां से जाएं तो मेरी असली पहचान किसी को मत बताइए। मेरे मन में तुरंत एक ही बात आई, अगर तुम खुद ये सब नहीं बताते तो किसी को पता भी कैसे चलता। ड्रैकनवेल को लगा कि उसकी बातों से सब लोग प्रभावित हो गए हैं। वह साफ तौर पर अपनी परफॉर्मेंस से खुश दिखाई दे रहा था। उसने रोनन पियर्स और बाकी लोगों को जाने का इशारा किया, फिर वापस उसी दुखी घर जमाई वाली भूमिका में लौट आया। लेकिन अगले ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। एक आदमी पेट पकड़कर हंस रहा था। मैं तो मर ही जाऊंगा हंसते हंसते, ये दावत तो वाकई पैसे वसूल निकली। दूसरा बोला, असुरा वॉरलॉर्ड, ये तो उससे भी बड़ा मजाक है जितना मैं सोच सकता था। तीसरा आदमी बोला, अब बस ये कह दे कि ये किसी प्राचीन सम्राट का पुनर्जन्म है। एक और व्यक्ति हंसते हुए बोला, अगर ये वॉरलॉर्ड है तो मैं भी कोई शाही सेनापति हूं। पूरा हॉल ठहाकों से भर गया, लेकिन ड्रैकनवेल अब भी हाथ पीछे बांधे खड़ा था, ऐसे जैसे वह सचमुच कोई महान योद्धा हो। उसकी पत्नी का चेहरा गुस्से से हरा पड़ चुका था। उसने आगे बढ़कर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम हमेशा डरपोक बने रहते हो, वो मैं सह लेती हूं, लेकिन मेरे आदर्श का नाम इस्तेमाल करके झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने असुरा वॉरलॉर्ड की पहचान तक का मजाक बना दिया। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो रही थीं और ठीक उसी समय मैं हॉल के अंदर दाखिल हुआ। मैंने आराम से अपना चश्मा उतारा। मेरी नजर एक पल के लिए उस महिला पर रुकी, फिर दूसरे पल भी सचमुच बेहद खूबसूरत, बिल्कुल फीमेल लीड जैसी मौजूदगी। अच्छा हुआ मैं समय पर पहुंच गया। असली शो तो अभी शुरू हुआ था। मुझे देखते ही भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। हर चेहरे पर खुशामदी मुस्कान आ गई। मैंने हल्की आवाज में कहा, रुको मत, नाटक जारी रखो। फिर मैंने कमरे पर नजर दौड़ाई। सुना है यहां कोई कह रहा था कि वो सिर्फ एक उंगली से थॉर्न फैमिली को मिटा सकता है। मैं भी देखना चाहता हूं कि ऐसा महान व्यक्ति आखिर दिखता कैसा है। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। ड्रैकनवेल अब भी वहीं खड़ा था, सिर हल्का झुका हुआ, चेहरे पर वही आत्मविश्वास। उसने गहरी आवाज में कहा, हां वो मैं था। मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। मैं असुरा वॉरलॉर्ड ड्रैकनवेल हूं और ये सभी मेरे अधीन काम करने वाले लोग हैं। इतना कहकर उसने अपना कोट पीछे झटका और एक खास अंदाज में खड़ा हो गया।
जाहिर था कि वह खुद को किसी महान किंवदंती की तरह पेश करना चाहता था। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भी एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं किसी फिल्म के सेट पर आ गया हूं। सभी काले कपड़े पहने आदमी एक साथ घुटनों पर बैठ गए। हम वॉरलॉर्ड की वापसी का स्वागत करते हैं। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। तभी मुझे समझ आया तो ड्रैकनवेल ही असली मेल लीड था। मतलब पिछले 3 साल से सेराफीना पर जो मेहनत कर रहा था उसका कहानी से कोई लेना देना ही नहीं था, इसीलिए प्लॉट बार बार अटक रहा था। सेराफीना असली फीमेल लीड थी ही नहीं, असली फीमेल लीड थी इसोल्ड फ्रॉस्ट। मैंने ड्रैकनवेल की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है लॉर्ड वॉरलॉर्ड, अगर तुम लोग इतना बड़ा नाटक करने पर तुले हो तो मैं भी अब साथ नहीं दूंगा। लेकिन थॉर्न फैमिली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी आकर कुचल दे। फिर मैंने उन लोगों की तरफ देखा। बताओ इस ड्रामे के कितने पैसे मिले हैं? मैं 10 गुना ज्यादा दूंगा। पैसे लो और अभी निकल जाओ। एक आदमी तुरंत खड़ा हो गया, उसकी आंखें लाल थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वॉरलॉर्ड का अपमान करने की? घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। मैंने एक उंगली उठाई। 1 लाख प्रति आदमी। नाटक बंद करो और घर जाओ। वह और ज्यादा नाराज हो गया। हम वफादार लोग हैं, हमें पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। 2 लाख। मैं आराम से बैठ गया। अगर नहीं गए तो मैं तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगा। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी नरम हो गई। ये भाईचारे और सम्मान की बात है। यह देखकर ड्रैकनवेल के चेहरे पर संतुष्टि आ गई। उसे लग रहा था कि उसके लोग उसकी इज्जत बचा रहे हैं, लेकिन मेरा धैर्य खत्म हो चुका था। मैंने हल्का सा हाथ हिलाया। चारों तरफ से मेरे बॉडीगार्ड आगे बढ़ गए। ड्रैकनवेल भी तुरंत सतर्क हो गया। उसके लोग उसे घेरे में लेकर खड़े हो गए। वह सिर ऊंचा करके बोला, बल्थाजार थॉर्न, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे होने से तुम खास बन जाते हो? ये मेरे वो भाई हैं जिन्होंने मेरे साथ जीवन और मौत दोनों देखी है। उसके चेहरे पर फिर वही घमंडी मुस्कान आने लगी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर फिर से मुस्कुराया तो उसका चेहरा सीधा कर देना। लेकिन तभी अचानक एक और समूह अंदर आ गया, और भी ज्यादा काले कपड़ों वाले लोग। उन्होंने ड्रैकनवेल को पूरी तरह घेर लिया। इस बार वह आराम से अपना स्टाइल वाला पोज पूरा करने में सफल हो गया। मैं मन ही मन हंस पड़ा। लगता है मेल लीड्स को सच में कोई अदृश्य सपोर्ट सिस्टम मिलता है। लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि बैकअप बुलाने में मैं हमेशा जरूरत से ज्यादा तैयारी करता हूं। अगले ही पल हॉल के अलग अलग हिस्सों से मेरे और लोग बाहर आने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका मेरे सुरक्षा दस्ते से भर गया। मेहमान घबराकर पीछे हटने लगे। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था। मैंने सीधे ड्रैकनवेल की आंखों में देखा। मेरी मुस्कान अब ठंडी हो चुकी थी। बताओ, तुम्हारे ये अस्थाई साथी ज्यादा तेज हैं या मेरे लोग? इस बार ड्रैकनवेल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा। बाल्थाजार थॉर्न, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम हालात को बहुत दूर तक ले जा रहे हो। मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। आराम से सिगार निकाला। असिस्टेंट ने तुरंत लाइटर जला दिया। मैंने एक लंबा कश लिया और धुआं बाहर छोड़ा। अभी घुटनों पर बैठ जाओ, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। उसके साथ खड़े लोग अब भी बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मैंने ठंडी नजरों से ड्रैकनवेल को देखा। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। फिर मैं उसके करीब गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब बताओ, आखिर एक उंगली से किसे खत्म करने वाले थे? ड्रैकनवेल के होंठ कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह जवाब नहीं दे पा रहा था। चारों तरफ मौजूद लोग अब खुलकर हंस रहे थे। कुछ लोग मेज थपथपा रहे थे, कुछ हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। इसोल्डे फ्रॉस्ट का चेहरा अपमान और गुस्से से भर चुका था। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसकी पसंद का मजाक उड़ा रही हो। मैंने जूते की नोक से ड्रैकनवेल की ठुड्डी ऊपर उठाई। अब बोलो, किसे मिटाने वाले थे? उसकी आंखें कांप रही थीं, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके पीछे खड़े लोग भी सिर झुकाकर खड़े थे। पहले वाला आत्मविश्वास कहीं गायब हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में एक बात अब भी साफ दिखाई दे रही थी, गहरा गुस्सा और शायद बदले की भावना। मैं समझ गया, अगर इसे ज्यादा समय तक खुला छोड़ा गया तो आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। लेकिन इतने लोगों के सामने कोई अंतिम कदम उठाना भी सही नहीं था।
क्योंकि उसके बाद हालात किस दिशा में जाएंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने हाथ उठाया। धड़ाम, सीधा। एक मुक्का ड्रैकनवेल के चेहरे पर पड़ा। फिर मैंने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा। अगले ही पल उसके सारे काले कपड़ों वाले लोग मेरे गार्ड्स द्वारा घसीटकर बाहर ले जाए गए। मैंने हाथ झाड़े और फर्श पर पड़े ड्रैकनवेल को देखते हुए कहा, अगली बार ऐसे मजाक मत करना। तुम्हारे लिए सारे कलाकारों को विदा कर दिया है, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। पेट्रियार्क विटमोर तुरंत माहौल संभालने लगे। ठीक है, ठीक है, आज मेरा 70वां जन्मदिन है। सब लोग बैठिए। खाना कहीं पुराने प्यार की तरह ठंडा ना हो जाए। बाकी लोग भी तुरंत हां में हां मिलाने लगे। पैट्रियार्क विटमोर खुद मुझे सम्मानित मेहमान वाली सीट तक लेकर गए। अगर मुझे पहले से पता ना होता कि आज उनका जन्मदिन है तो मैं समझता पूरी दावत मेरे सम्मान में रखी गई है। उधर ड्रैकनवेल को नौकर लोग बाहर ले गए। उसे कपड़े बदलकर वापस आने को कहा गया। जैसे ही वह वापस बैठा, उसने घबराकर इसोल्ड फ्रॉस्ट से कहा, वाइफ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं सच में असुरा वॉरलॉर्ड हूं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छटाक, एक और थप्पड़। पास बैठे कुछ मेहमान हंसते हुए अपनी कुर्सियां उससे दूर खिसका गए। आज जितनी बेइज्जती करवाई है, क्या वो काफी नहीं थी? अगर मिस्टर थॉर्न इतने बड़े दिल वाले ना होते तो अब तक तुम्हारी कब्र पर घास उग रही होती। ड्रैकनवेल ने अपना गाल पकड़ा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वाइफ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चुप रहो। इसोल्डे ने फिर एक थप्पड़ जड़ दिया। अब भी वही बात। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने तुमसे शादी की। निकम्मे होना अलग बात है, लेकिन अब तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। जितना वह बोलती जा रही थी उतना ही गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर एक और थप्पड़। ड्रैकनवेल ने दोनों हाथों से चेहरा बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें लगातार मेरी तरफ देख रही थीं। उन आंखों में अजीब सा अंधेरा था और फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। क्या देख रहे हो? इसोल्डे और ज्यादा भड़क गई। उसने लगातार 3 थप्पड़ और मार दिए। अब भी अकड़ दिखा रहे हो? ड्रैकनवेल ने धीमी आवाज में कहा। चिंता मत करो वाइफ, मेरी पहचान सामने आ चुकी है। लेकिन बल्थाजार थॉर्न को अभी अंदाजा नहीं है कि असुरा वॉरलॉर्ड का अपमान करने की कीमत क्या होती है। जब मैं उसे खत्म कर दूंगा तब पूरी थॉर्न कॉर्पोरेशन तुम्हारी होगी। तुम ड्रैगन किंगडम की सबसे बड़ी महिला उद्योगपति बन जाओगी। उसके बाद कोई तुम्हें नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। इसोल्डे फ्रॉस्ट का पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसने टेबल से रेड वाइन की बोतल उठाई और उसके पैरों के पास दे मारी। निकल जाओ, अभी इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ड्रैकनवेल का चेहरा बार बार बदल रहा था। आखिर उसने दांत भींचे, मुड़ा और वहां से चला गया। मेरे पास से गुजरते हुए उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, जितने दिन बच सकते हैं बचकर जी लो। अफसोस की बात यह थी कि उस दिन के बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। अगली बार जब आइसोल्ड फ्रॉस्ट ने उसका नाम सुना तब वह एक कब्र पर लिखा हुआ था। विटमोर एस्टेट से बाहर निकलते ही उसके ऊपर 200 से ज्यादा स्नाइपर्स की नजर टिक चुकी थी। 100 से ज्यादा हथियारबंद लोग चारों तरफ से उसे घेरे हुए थे। उसे जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। सीधे थॉर्न फैमिली के विशेष भूमिगत कारागार में पहुंचा दिया गया। मैं एक विलेन हूं, इसीलिए जाहिर है कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। 49 दिनों तक मैंने उससे एक शब्द तक नहीं कहा। मेरे अधीन लोग समझते रहे कि मैं कोई जटिल मानसिक यातना वाला खेल खेल रहा हूं। हर दिन वे उसके पास जाते, बोल। मैं नहीं बोलूंगा, बोल। मैं नहीं बोलूंगा। यही चलता रहा। फिर एक दिन उसे खबर मिली, विदेश में मौजूद पूरी असुरा आर्मी खत्म हो चुकी थी। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। वैसे सच कहूं तो मैं दिल से बुरा इंसान नहीं हूं। मैं नहीं चाहता था कि उसका अंत बहुत ज्यादा दुखद हो। इसलिए मैंने अपने लोगों को कहा कि उसका मामला शांति से खत्म कर दें। और क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह किसी नकली मौत वाली चाल न चल दे, मैंने खास इंतजाम करवाए ताकि कोई संभावना बाकी न रहे। उस रात मैंने लंबे समय बाद चैन की नींद सोई। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बाकी थी। सेराफीना का क्या किया जाए? इन दिनों उसका व्यवहार बेहद अजीब हो गया था। ऑफिस का समय खत्म होने से पहले ही वह घर लौट आती, खुद खाना बनाती, खाने के दौरान कभी कभी मेरी तरफ देखती
और बेवजह मुस्कुरा देती। उसकी आंखें चमकती रहती, जैसे किसी ने उस पर ब्यूटी फिल्टर लगा दिया हो। और जैसे ही बच्चे कमरे से बाहर जाते, वह सीधे मेरी तरफ चल पड़ती, अपनी बिजनेस ड्रेस में, पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई। एक हाथ से मेरी टाई पकड़ती, फिर करीब आकर बिल्ली की तरह चेहरा मेरे कंधे से रगड़ने लगती। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा गड़बड़। उसकी हालत बिल्कुल उस लड़की जैसी थी जो पहली बार प्यार में पड़ गई हो, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि हाथ कहां रखूं। क्या यही लोग प्यार में पागल होना कहते हैं? सबसे बड़ी मुसीबत तब हुई जब मैं फाइलें देख रहा था। ढप्प, एक गिलास गर्म दूध सीधे मेरी मेज पर रख दिया गया। मैंने सिर उठाया, उसके कान लाल हो रहे थे। पूरा पी लेना, उसने सख्त आवाज में कहा, लेकिन उसके हाथ शर्ट का किनारा मरोड़ रहे थे और साफ कांप रहे थे। मैंने पेन नीचे रखा, फिर जानबूझकर गंभीर चेहरा बनाया। कब से सीईओ वैंस मुझे आदेश देने लगी? उसने ठुड्डी ऊपर उठाई। तो क्या हुआ? अगर तुमने मुझे तंग किया तो मैं तुम्हारे उन दोनों प्यारे बच्चों को डांट दूंगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे अपनी गोद में खींच लिया। पेन फाइल पर लंबी स्याही की लकीर छोड़ गया। काफी हिम्मत आ गई है तुम्हारी, है ना? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वह साफ तौर पर घबरा गई थी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। बल्थाजार थॉर्न, चलो शादी कर लेते हैं। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर हंस पड़ा। सीईओ वैंस, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगी हो? वह तुरंत खड़ी हो गई। मानो या मत मानो, यह तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर वह मुड़ी और बाहर जाने लगी। जल्दबाजी में उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। मैंने उसे संभालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। रुको। मैं धीरे से खड़ा हो गया। वह पीछे मुड़ी और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी टेढ़ी हुई टाई ठीक की। फिर उसकी तरफ देखे बिना कहा, कोई तारीख चुन लो, हम शादी रजिस्टर करवा लेंगे। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, लेकिन फिर भी वह मुस्कान छिपाने की कोशिश करती रही। हम जैसे मुझे बहुत जल्दी हो। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि खुशी में सीधे मेरी तरफ बढ़ आई। उसका उत्साह इतना ज्यादा था कि मैं पीछे रखी किताबों की अलमारी से टकरा गया। इतनी खुश हो? मैं हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। कुछ देर दोनों की हल्की नोक-झोंक चलती रही। इसी दौरान मेज पर रखा दूध का गिलास गिर गया। दूध मेज के किनारे से नीचे टपकने लगा। अब देखो, सब गंदा हो गया, वह धीरे से बड़बड़ाई। उसी समय पास वाले कमरे से हमारे बेटे के रोने की आवाज आ गई। सेराफीना तुरंत चौंक गई। वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। इतनी जल्दी क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पहली बार मां तो नहीं बनी हो? उसने मुझे घूर कर देखा, लेकिन जाते जाते उसके होंठों पर छिपी हुई मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। वह जल्दी से बच्चों के कमरे की तरफ चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा। पास वाले कमरे से उसकी धीमी और प्यार भरी आवाज सुनाई दे रही थी। जब वह बेटे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, मैंने अनजाने में मुस्कुरा दिया। अब तक मूल कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। जिन लोगों को किस्मत का चुना हुआ नायक कहा जाता था, वे सब कहानी से बाहर हो चुके थे, और जिसे दुनिया अंतिम नायिका कहती, वह अब मेरी होने वाली पत्नी थी। मैं महोगनी की मेज के पास खड़ा रहा। बच्चों की आवाजें और सेराफीना की नरम बातें सुनते हुए मुझे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पहली बार लगा कि मेरे अंदर की खाली जगह भरने लगी है। कहानी, किस्मत और तथाकथित न्याय अपनी जगह। मेरी दुनिया में आखिरकार अंतिम विलेन को उसका खुशहाल अंत मिल चुका था। और सच कहूं तो मैं अपनी इस विलेन वाली जिंदगी को दुनिया के किसी भी नायक की किस्मत से कभी नहीं बदलूंगा।